हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। आज हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस की। जी हाँ, इसको प्रीपोजिशन मत बोलिएगा या फिर प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। तो मैं सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं करूंगा। ये इंग्लिश का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर कोई है तो वो है अपना प्रेपोजिशंस। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बेसिक प्रेपोजिशन से शुरुआत नहीं करने वाला हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रेपोजिशंस की जो फिक्स्ड होते हैं। होता क्या है, बहुत सारे वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव्स फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही लेते हैं, और अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बॉस। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बेहतर बोलना चाहते हो, बेहतर लिखना चाहते हो, तो इन तीनों ही केसेस में आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आनी चाहिए। स्पेशली अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बॉस बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में ना कई बार लोग इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जहां पर आपका पूरा का पूरा असेसमेंट ही इस पे होता है बेस्ड कि आपको कितनी नॉलेज है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वहां पर तो आपको इसकी मास्टरी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई लॉजिक काम नहीं करता। अगर आपको ये लगता है कि ये शायद इस वजह से, प्रिफर के साथ टू शायद इस वजह से आता है, ऐसा नहीं होता। ये बस फिक्स्ड है। जब से इनकी शुरुआत हुई है, जब से इनका यूज करना शुरू करा है लोगों ने, तब से ये ऐसे ही इस्तेमाल होते आ रहे हैं और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो बस रट्टा मार लो, यही इसके पीछे का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो सकता है। और यही वजह है कि मैंने प्रेपोजिशंस का जो अब टॉपिक शुरू करा है, तो स्पॉट द एरर के साथ साथ प्रेपोजिशंस भी आपको रेगुलर इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए सब्सक्राइब तो करते नहीं हो आप। मैं अपने स्टैट्स देख रहा था, जहां पर लोगों ने लगभग 1100 लोगों ने वीडियोस देखे, वहां पर सिर्फ 5 लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करा है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके कोई और टॉपिक अगर है जिसपे आप चाहेंगे वीडियो देखना, तो वो भी बता दीजिए। अब बहुत हो गया ना क्या। आइए करते हैं शुरुआत प्रेपोजिशंस की। पहला क्वेश्चन, शी इज रिप्लीट। रिप्लीट का मतलब होता है किसी भी चीज से बिल्कुल भरा हुआ होना। मतलब गुस्से वाला भरा हुआ नहीं। कहने का मतलब ये कि आपको वो चीज सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास हो, या फिर आप उस चीज से एक्चुअली फिल्ड हो, तो उस केस में आप रिप्लीट का इस्तेमाल करते हैं। रिप्लीट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है विथ। जी हाँ, she is replete with a deep sense of gratitude for the opportunities that education has provided। सेनेस का मतलब ही एक बार समझ लेते हैं। वो पूरी तरह से भरी हुई थी एक डीप सेंस के साथ, एक गहराई से। बिल्कुल उसमें ये सोच, ये भावना, किस चीज की भावना, ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड बोले तो वो एक थैंक यू कहने का जो मन करता है। वो जब आप कहते हो कि नहीं बॉस, अगर मैं आज कुछ हूं तो कहीं ना कहीं इस वजह से हूं, तो वो जो एक सेंस होता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ग्रेटिट्यूड। फॉर द अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर मिले हैं उसको, दैट एजुकेशन हैज प्रोवाइडेड, एजुकेशन की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उसके लिए ये मोहतरमा जो है वो थैंकफुल है, वो उनमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भरा हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, रिप्लीट के साथ हमेशा विथ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ क्या होता है, अक्सर लोग क्योंकि इसके साथ फिल्ड भरा हुआ, मतलब फिल्ड जैसा एक सेंस आता है, तो लोगों को लगता है कि फिल्ड ऑफ, यहाँ पर शायद ये करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिप्लीट के साथ हमेशा विथ का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है द फ्रेज रिप्लीट विथ मीन्स फिल्ड विथ और वेल सप्लाइड विथ समथिंग। तो रिप्लीट के साथ विथ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने विथ को किया था मार्क, तो आपको मिलते हैं फुल मार्क्स। कर लो मार्क फटाफट से और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिज फैसिनेशन dash history led him to immerse himself in extensive research about ancient civilizations। तो इन भाई साहब की जो उत्सुकता थी आ, ये हिस्ट्री को लेकर, वो कहीं ना कहीं कैसे शुरू हुई वो तो नहीं पता। यहाँ पर बस ये दिखा रहा है हिज फैसिनेशन, जो अट्रैक्शन था हिस्ट्री को लेकर, उसके बारे में बात हो रही है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक्सटेंसिव रिसर्च में अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया, डुबा दिया। और ये पॉजिटिव सेंस में इस फ्रेज का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, हो रहा है। इमर्स मतलब बिल्कुल ही खो जाना किसी चीज में, बिल्कुल ही उसके कहते हैं ना किसी चीज की गहराइयों में चले जाना। सो इमर्स हैज दैट सेंस ओवर हियर। तो फैसिनेशन के साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे इन, विथ, ऑन टू या फिर फॉर, तो यहां पर तो आपको पता है कि फैसिनेशन के साथ विथ का इस्तेमाल होता है। बहुत ही कॉमनली अगर आप
नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात करें तो फैसिनेट एज अ वर्ब या फिर फैसिनेशन अगर नाउन का भी की भी बात करें तो इसके साथ विद का ही लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विद का ऑप्शन नहीं दिखे और अबाउट दिखे, अबाउट हालांकि आर्केइक है, अबाउट पुराना हो गया है और लोग बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुनने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि ये हमारे डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको विथ ना दिखकर अबाउट दिखे तो आप अबाउट को भी चूज कर सकते हैं। ग्रामेटिकली वो कंसिडर किया जाएगा करेक्ट, ध्यान रहेगा ना, विथ या फिर अबाउट ये दोनों ही सही है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। फैसिनेशन विथ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग और समवन। तो आप किसी इंसान को लेकर भी फैसिनेटेड हो सकते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जब आप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फैसिनेशन और इसके साथ प्रपोजिशन आता है विथ या फिर अबाउट। नोट कर लिया ना। और मार्क्स कितने मिले? अगर आपने विद को चूज करा था तो फुल मार्क्स दे दो अपने आप को। और फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, पहली बात तो ये कि ये देख लीजिए यहां पर डिस्पाइट ऑफ नहीं लिखा, तो अगर आप भी बोलते हुए लिखते हुए डिस्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हो तो स्टॉप कर दीजिए उसको। डिस्पाइट के साथ कोई preposition नहीं आता, डिस्पाइट के बाद आप सीधा ही अगली बात जो भी होती है आपकी वो इंट्रोड्यूस करते हो। तो डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस शी इज कमिटेड dash achieving excellence in her academic pursuits, pursuits भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या है बॉस, बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन ये जो मोहतरमा है बिल्कुल कमिटेड है, बिल्कुल क्या बोल सकते हैं इसके लिए हिंदी में जो एक शुद्ध हिंदी वाला वर्ड होगा वो क्या हो सकता है? आपको अगर पता है तो फिर फटाफट से कमेंट में डालिए। और कमिटेड, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वही वाला कमिटेड है ये। तो ये कमिट जब होता है तो वो वर्ब होता है। कमिटेड इसका थर्ड फॉर्म है, सॉरी, हाँ यहाँ पर शी इज कमिटेड है तो ये थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ जब भी कमिट वर्ड का इस्तेमाल हो जाए या कमिटमेंट वर्ड का इस्तेमाल हो जाए तो उसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल कीजिएगा। टू एक ऐसा प्रपोजिशन है जो कमिट के साथ फिक्स्ड है, इसमें कोई गुंजाइश किसी और तरीके के प्रपोजिशन की नहीं है। अक्सर लोग कमिटेड विथ भी कह देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा कमिटेड मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट थॉट प्रोसेस है कि इसके अलावा कुछ और नहीं करेगा, कुछ और नहीं करेंगी, तो इस वजह से यहाँ पर विथ का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको कमिट के साथ हमेशा टू का ही इस्तेमाल करना है। और किस चीज के लिए कमिटेड है ये? अचीविंग एक्सेलेंस, बिल्कुल ही जो मैक्सिमम या फिर बेस्ट हो सकता है वो अपने एकेडमिक परसुइट्स में ये अचीव करना चाहती हैं। तो अपनी पढ़ाई लिखाई में वो एक्सेलेंस अचीव करना चाहती हैं। हालांकि बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। एक्सप्लेनेशन कहता है द फ्रेज कमिटेड टू इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस डेडिकेशन और डिवोशन टुवर्ड्स अ गोल और कॉज। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। द ऑथर इज रिनाउंड डैश His unique approach to storytelling, captivating readers worldwide. ये जो ऑथर है, ये जो लेखक है, जाना माना है किस चीज के लिए भाई? हिज यूनिक अप्रोच, उसका जो अनोखा अंदाज है स्टोरी टेलिंग का, कहानियां बताने का, और उसकी वजह से जो दुनिया भर के जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ही आकर्षित हो जाते हैं इस ऑथर के वर्क की तरफ। तो यहाँ पर के लिए मैंने पहले ही हिंदी में बता दिया। तो रिनाउंड, फेमस, इनफेमस, इन सब के साथ आप जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो preposition इस्तेमाल करते हैं वो होता है फॉर। रिनाउंड अबाउट लोगों को लग सकता है लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। रिनाउंड के साथ आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हैं ही इज नोन तो वहां पर आपको हो सकता है थोड़ा सेंस ऑफ कंफ्यूजन हो। वो अलग बात है कि अगर यहाँ पर नाउन के बदले नोन होता तो उस केस में भी आपको नोन फॉर हिज यूनिक अप्रोच ही होता। लेकिन नो एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ अलग अलग prepositions लगते हैं और उन सबका मतलब अलग अलग होता रहता है। लेकिन रिनाउन के साथ आपको फॉर के अलावा कोई और preposition का इस्तेमाल नहीं करना है, ये फिक्स्ड है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? The phrase renowned for is commonly used to indicate fame or widespread recognition for a particular quality or achievement. तो अगर आपने भी चूज किया था फॉर तो फिर अपने आप को दीजिए फुल मार्क्स और आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है द स्टूडेंट्स वर अस्टाउंड, स्तब्ध रह गए। सारे जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे वो स्तब्ध रह गए।
कैसे भाई, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय देयर peers। तो उनके दोस्तों ने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स करे, उसको देखकर, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको देखकर स्तब्ध रह गए। अब यहाँ पर देखिए, दो बातें हैं। एक तो अस्टाउंड के साथ दो अलग अलग प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, और दोनों का मीनिंग आपको बहुत जगहों पर देखने को मिलेगा कि ये काफी डिस्टिंक्ट मीनिंग्स हैं, लेकिन ऑनेस्टली इतना ज्यादा फर्क नहीं है उनके मीनिंग्स में। लेकिन आपको ऑप्शंस को देखना पहले जरूरी है। अगर आप अस्टाउंड के साथ विथ का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सही है। विथ का मतलब होता है कि वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखकर वो वहां पर थोड़े से पूरे यहाँ पर जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, नॉट जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट बट द इंटायर सेटअप, उस सारी चीज को, उन सारी चीजों को देखकर वो स्तब्ध रह गए। लेकिन यहीं अगर ये बाय का इस्तेमाल होता, तो बाय के बाद जो इमीडिएटली जो पहला वर्ड आता है वो वर्ब हो सकता है, कोई एक्शन की बात हो रही होती है तब भी चलेगा, अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव की बात हो रही है तब भी चलेगा। तो जो भी इमीडिएटली उसके बाद वर्ड आएगा, उस वर्ड की वजह से जब वो स्तब्धता होगी, जब वो एकदम से चौंकने वाली फीलिंग होगी, तो उस केस में आप अस्टाउंड बाय का इस्तेमाल करेंगे। सुन के भी आपको लगा ना कि ये सिमिलर ही है, तो बस इतना नहीं सोचना, आप पहले ऑप्शंस देख लो। अगर विथ है तो विथ को पिक करिए, अगर बाय है तो फिर बाय को पिक करिए, दोनों ही सही ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विथ था, इस वजह से हमने करा विथ को चूज। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है, द फ्रेज अस्टाउंड विथ इज अप्रोप्रिएट हियर, कन्वेइंग अ सेंस ऑफ बीइंग अमेज्ड और सरप्राइज्ड। तो अगर आपने मार्क किया था ऑप्शन बी, तो क्या करना है आपको पता है ना, फुल मार्क्स। जी हाँ। आइए देखते हैं अगला सवाल। Despite the controversy, Dash his theories, the scientist remained steadfast in defending his groundbreaking ideas. बहुत सारी controversies हुई, बहुत सारे वाद विवाद हुए, लेकिन ये जो साइंटिस्ट भाई साहब थे, वो बिल्कुल डिगे नहीं अपनी सोच से, और अपने आइडिया को बिल्कुल डिफेंड करते रहे, उसके लिए लड़ते रहे। तो कंट्रोवर्सी के साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन आता है अबाउट। जब कभी भी आप कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, तो कंट्रोवर्सी वुड ऑलवेज बी अबाउट समथिंग और समवन। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी के साथ हमने अबाउट को किया है चूज। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है, तो अगर आपने चूज करा है ऑप्शन सी, तो दीजिए अपने आप को फटाफट से फुल मार्क्स। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड। यहाँ पर क्रेडिट देने की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो पूरा प्रोजेक्ट था वो अगर सक्सेसफुल हुआ, तो क्या करना है, उसका क्रेडिट किसको देना है। एट्रीब्यूट करने का मतलब क्रेडिट देना किसको, the collaborative efforts, the collaborative efforts of the entire team। ऐसा बहुत कम मैनेजर्स वैसे करते हैं। तो जब कभी भी ये आपको क्रेडिट देना हो, तो उस केस में आप एट्रीब्यूट के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। The success of the project can be attributed to the collaborative effort or the efforts of the entire team। तो अगर आपने मार्क किया है टू, तो फुल मार्क्स। और एक्सप्लेनेशन भी हमारा कहता है यही, द फ्रेज attributed to is commonly used to assign credit or acknowledgement to a particular source। फुल मार्क्स दे दिया ना, टू ही चूज करा होगा आई एम श्योर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बॉस, ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज कैपेसिटी टू अडेप्ट to the rapidly changing technological landscape। Oh, he's confident। अब कॉन्फिडेंट है बाबा, किस लिए, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, टू अडेप्ट मतलब किसी चीज को धारण करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना और उसके साथ अपने आप को ढालना। तो अडेप्ट उसके लिए इस्तेमाल होता है रैपिडली चेंजिंग। जो ये लगातार बदलता हुआ कोई भी चीज होती है ना, और खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी की बात होती है ना, तब आप अक्सर लोगों को बोलेंगे दिस इज द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री, और दिस इज अ रैपिडली चेंजिंग डिविजन और रैपिडली चेंजिंग थिंग। तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप जो है वो लगातार बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज लगातार बदलती जा रही है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि ये बिल्कुल ही इसको अडेप्ट कर लेंगे, उसके साथ रहना सीख जाएंगे, और फिर उसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो ये तो हो गया सेंटेंस का मतलब। अब देखिए, ही इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ आप दो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप इन का इस्तेमाल करते हैं। इन यूजुअली जब आप अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बताना चाहते हैं कि बॉस आई एम कॉन्फिडेंट इन माय एबिलिटी टू डू समथिंग, तो उस केस में मैं बोलूंगा इन। या फिर आप अबाउट भी कह सकते हैं।
लेकिन अबाउट का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अबाउट का इस्तेमाल आप तब कहते हैं करते हैं जब वो एबिलिटी के बारे में ना होकर के आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीज तो बस होकर रहेगी। तो इस केस में, हालांकि जब कभी भी आप देखेंगे इन और अबाउट को अगर आप इस इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत नहीं बनाएगा आपके सेंटेंस को, जस्ट दैट सेंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जब भी ऐसे प्रेपोजिशंस हो जिनको आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं और मीनिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो फिर आपको ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। यहां पर देखिए विथ, इन, ऑन और फॉर, ये चार ऑप्शंस हैं। इनमें अबाउट है ही नहीं, ऑप्शंस में अबाउट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो जो भी एग्जाम का पेपर सेट करेगा उसको ये जरूर पता रहता है कि अगर मैं दो एम्बिगुअस ऑप्शंस दे दूंगा तो बाद में अगर कॉन्टेस्ट होता है तो फिर मुझे स्टूडेंट्स को देने पड़ेंगे फुल मार्क्स। तो फिर कॉन्फिडेंट इनका इस्तेमाल यहाँ पर करिएगा आप। अगर यहाँ पर इनके बदले अबाउट होता है तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी यही कह रहा है, द फ्रेज कॉन्फिडेंट इन इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस बिलीफ और ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज और क्वालिटीज। इन चूज करा था तो दीजिए फुल मार्क्स, नहीं चूज करा था तो आई एम श्योर आज के बाद आप या तो कॉन्फिडेंट इन बोलेंगे या फिर अबाउट बोलेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ भी सेम चीज होती है। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंट। अगला सवाल, शी इज एप्रीहेंसिव डैश पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट ड्यू टू हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। क्या हो रहा है? मैडम को दुविधा हो रही है, समस्या हो रही है। क्यों हो रही है भाई? पार्टिसिपेट करने में उनको लग रहा है थोड़ा सा डबल थॉट्स आ रहे हैं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं अच्छे से। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर कई बार लोगों को कोल्ड फीट होते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर आपको भी ऐसी कोई टेंशन होती है तो बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फेस इज योर सेल्फ। ट्रस्ट मी। वो बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, वो क्लीशे स्टेटमेंट हो चुका है, तो मैं उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये जरूर बोलूंगा कि आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करके देखिए। ट्रस्ट मी, इफ यू कैन फेस योरसेल्फ यू कैन फेस द एंटायर वर्ल्ड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। शी इज एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंशन के साथ आता है अबाउट, तो इस वजह से यहाँ पर आएगा अबाउट। आगे के सारे क्वेश्चंस फटाफट से करते हैं। शी इज एप्रीहेंसिव अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। एप्रीहेंशन जो है वो किसी बारे में है, तो इस वजह से यहाँ पर अबाउट या ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहता है। हालांकि हिंदी का रेफरेंस में बहुत कम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, मैंने कल भी बताया था आपको। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ एक सेंसेस में, कुछ एक केसेस में क्या होता है, जब आप हिंदी से इसको लिंक करके देखते हैं तो आपके लिए वो थॉट समझना काफी आसान हो जाता है, उसको याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अबाउट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी यही कह रहा है, द फ्रेज एप्रीहेंसिव अबाउट इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस एंजाइटी और फियर रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो मैडम को हो रही है एंजाइटी। क्यों भाई? क्योंकि उनको जाना है पब्लिक स्पीकिंग में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स वर अब्सॉर्ब्ड, बिल्कुल ही खो गए थे। मतलब किसी चीज में डीपली अंदर चले जाना, अब्सॉर्ब हो जाना। यहाँ पर मेटाफोरिकली इस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, किसी ने सच में उनको अब्सॉर्ब नहीं कर लिया है। तो द स्टूडेंट्स वर अब्सॉर्ब्ड dash the intricate details of the historical novel assigned for their literature class। तो जो ये नॉवल था उसमें बिल्कुल खो गए थे, बिल्कुल डूब चुके थे। तो अब्सॉर्ब के साथ जो preposition यूज होता है वो होता है इन। किसी भी चीज के अंदर आप होते हैं तो इस वजह से इनका इस्तेमाल होता है। द एक्सप्लेनेशन says the phrase absorbed in is used to convey complete engagement or immersion in a particular activity or subject। तो इनका इस्तेमाल कीजिएगा अब्सॉर्ब के साथ। फिर आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये हमने पहले भी करा हुआ है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो फिर फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। हिज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड डैश हिज हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस। किस चीज को डेडिकेट कर रहे हैं ये? हार्ड वर्क को और अपनी क्षमता की। बॉस सक्सेस मिला ना मिला मैं लगा रहूंगा, उस चीज को बोलते हैं परसिवियरेंस। तो यहाँ पर अप टू, विथ, फॉर, टू पहले डिस्कस करा हुआ है। टू ही होगा ऑब्वियसली, अगर आपने टू मार्क करा है तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन जो कि सेम ही है। द फ्रेज एट्रीब्यूटेड टू इज कॉमनली यूज्ड टू असाइन क्रेडिट और एक्नॉलेजमेंट। फिर आता है हमारा शी स्किल्ड। ये देखिए, किसी भी चीज को करने में अगर आप अच्छे हैं, वो होता है मान लीजिए गिटार बजाना हो सकता है, या फिर पियानो बजाना हो सकता है, या कंप्यूटर चलाना हो सकता है। कोई भी स्किल जब आप डिस्प्ले करते हैं और वो कहते हैं कि आई एम रियली गुड डूइंग दिस,
तो उसके साथ आता है एट। तो यहाँ पर शी स्किल्ड एट प्लेइंग द पियानो। इसके साथ हमेशा एट का ही इस्तेमाल कीजिएगा, स्पेशली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको हमेशा एट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ एक केसेस में आप जैसे मैथ्स, एक एक सब्जेक्ट हो गया, तो वहां पर आप somebody is really good in maths, वहां पर वो सही है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए आपको हर किसी का नाम याद रहता है, जिससे भी आप मिलते हो उसका नाम याद रहता है, तो आप कह सकते हो दिस पर्सन इज रियली, और आई एम रियली गुड विथ नेम्स, मतलब मुझे नाम याद रहते हैं बॉस। तो गुड विथ नेम्स, गुड एट समथिंग, और स्किल्ड एट समथिंग, या फिर जब आप किसी एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर होगा एट। एक्सप्लेनेशन: phrase like skilled at, good at, etc. are commonly used to indicate proficiency or expertise in a particular activity. तो एट का होगा यहाँ पर इस्तेमाल। द टीम इज कॉन्फिडेंट, ये भी हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। द टीम इज कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी, ऑन देयर एबिलिटी, फॉर देयर एबिलिटी और विद देयर एबिलिटी। फटाफट से मार्क कर लीजिए, और अगर कर लिए अब तक, आई एम श्योर कर लिया होगा क्योंकि आप सारे तो जीते हो। तो फटाफट से इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट इन, यहाँ पर अगर अबाउट होता तो फिर अबाउट भी आ सकता था। हाँ, अगर कॉन्फिडेंट ऑफ होता तो वो भी सही होता है। तो कॉन्फिडेंट ऑफ, जब आप किसी भी स्किल की बात करते हैं, जब कभी भी किसी नॉलेज की बात करते हैं, उस नॉलेज से मिलने वाले फायदे की बात करते हैं, जहां पर कि आपका एंड रिजल्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज के फायदे के तौर पे मिलता है, तो वहां पर आप ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारे पास ना ऑफ है ना ही अबाउट है। विथ का इस्तेमाल होता नहीं है, ऑन का भी इस्तेमाल नहीं होता, और फॉर का भी इस्तेमाल नहीं होता कॉन्फिडेंट वर्ड के साथ। फिर आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन: द स्टूडेंट्स वर एनग्रॉस्ड, बिल्कुल खो गए थे किसमें भाई? एक चैलेंजिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, एक नहीं, बहुत सारी थी, प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको ये मत सोचिएगा कि प्लूरलाइज कर दिया, क्योंकि उसमें तो फिर पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये सारे वर्ड्स एस से एंड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब इसको और भी ज्यादा करेक्ट बनाने के लिए हमें करेक्ट प्रपोजिशन चाहिए। खो जाना, किसी भी चीज में डूब जाना, एनग्रॉस का मतलब वो होता है। तो एनग्रॉस किस में हो गया? इन होगा ना। इनका इस्तेमाल अगर आपने करा, अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क करा, तो दीजिए अपने आपको फुल मार्क्स। एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है, द फ्रेज engrossed in is used to convey complete absorption or immersion in a particular activity or subject. तो बी फुल मार्क्स। प्रपोजिशन का हमारा ये आखिरी सवाल है, ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है। फेमस, इनफेमस या फिर नाउन्ड, उन सारे ही केसेस में आप करते हैं इस्तेमाल एक फिक्स प्रपोजिशन का। कौन सा है वो? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा।